अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। मैंने हिंदुस्तान के आइन की कसम खाई है, हिंदुस्तान की बालादस्ती को तस्लीम किया है, हिंदुस्तान की सालमियत को तस्लीम किया है, कसम खा के किया है। हम कश्मीरी कभी पाकिस्तान के साथ रह नहीं सकते। मैं मिलिटेंसी को हाल ही नहीं समझता। मैं तो मिलिटेंसी को समझता हूँ कि ये मासूम बच्चे अपनी जानें दे रहे, किसी हालत में इस इलेक्शन में बाइकआउट नहीं करना। बीजेपी आपके बाइकआउट का इंतजार कर रही है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी उरी से चुनाव लड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम। कौन कहते हैं बहुत बड़े आदमी। क्या अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है सियासत का जम्मू कश्मीर में। बड़ा नाम कैसे बनता है? काम से। अभी कोई काम दिखाया? अभी एमएलए चुराने के बगैर कोई काम दिखाया? इनको ये Z+ सिक्योरिटी, बंकर इनके घरों के बाहर, गवर्नमेंट के दफ्तर, गवर्नमेंट का मकान दफ्तर के लिए कोई खुसूसियत होगी ना अपनी पार्टी में? इन्वायरमेंट से जगह जगह बंकर, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस, जगह जगह नाके। क्या ये पत्थर मारने का रिवाज अगर खत्म हुआ, अच्छा हुआ। मगर सब टेम्परेरी दिखता है। 370 तो एक नारा था, वो सब जानते हैं। 370 तो 70 सालों में खोखला हो चुका। इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए क्या आप... मुझे नहीं पता, आई कांट कमेंट। हाँ, अल्ताफ साहब से पूछिए, उन्होंने कुछ ऐलान किया है कि वो आ रहे, उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। 370 35 से स्टेटहुड या इलेक्शन चाहते हैं? स्टेटहुड और इलेक्शन चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडरान को मदऊ करते हैं और उनके साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक और मायानाज़ सियासी शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ हैं ताज मोहिद्दीन साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और DDC मेंबर उरी से हैं। आज इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। 2015 से कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है जम्मू कश्मीर में। अभी भी कुछ लोगों का मानना है, सियासी जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ताज साहब समेत कुछ सीनियर लीडर्स को छोड़कर कांग्रेस इस वक्त कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है जम्मू कश्मीर। देखिए मेरी बात सुनिए, अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये फैसला इलेक्शन करेंगे, MLA चोर नहीं करेंगे। ये मैं आपसे पहले कहूँ, MLA चुराना, बनी बनाई खीर खाना कुछ पार्टियों का हो सकता है, हम तो लड़ के जीतेंगे। MLA नहीं चुराएंगे, कहीं से नहीं चुराएंगे भाई। तो कमाल की बात है, एक पार्टी ने एक लीडर को बनाते हुए साल लगा दिए। वन फाइन मॉर्निंग वी हियर कि वो जी चुराया गया, चोर ले गए। अरे कौमें बिकती देखी हमने, MLA बिकते देखे, मगर एक्स वाले बिकते नहीं देखे। यहाँ तो वो भी बिक गए, अब क्या करोगे? कहते हैं कौमें फरोख्तन अर्जा फरोख्तन, और MLA बिके भी किस पे, समझ नहीं आता। आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर 42 years। 42 साल में मैंने ये नहीं सुना था कि बली की भलाई खीर ही खा जाओ। अरे सिटी के MLA को चोरी होते देखा था, मगर एक्स MLA को चोरी होते नहीं देखा था। कुछ बातों का जिक्र आपने किया कि यहाँ नॉर्मल सी और गैर यकीनियत अभी भी है, जो मैंने आपसे... मैं नहीं कहता, देखो मैंने सवाल आपसे किया था कि आप जब मेरे घर से निकलोगे तो कितने कदम पे आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। और मेरे दोस्त कुछ दिल्ली से आए थे, बड़े लीडर्स से, नाम नहीं लूँगा, मगर कहते हैं हमें तो ये कब्रिस्तान का सुकून दिखता है।
उनका कहना था, मेरा कहना नहीं। दे से इट इज पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड। अभी भी इल्ज़ाम है, बीजेपी भी इल्ज़ाम लगा रही है, यहाँ की कुछ मकामी जमातें भी, सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो भी हुआ इस टाइम, अगर गैर यकीनियत है, इसके पीछे सिर्फ कांग्रेस का हाथ है। 70 साल हुकूमत की, पहली बार बीजेपी को मौका मिला हुकूमत करने का, उसी पर बाजी मार गया जो 70 साल कोई नहीं कर सका, क्योंकि हमारा ज़मीर था, हमारा ज़मीर था। हमारे लिए सब कौमें बराबर थी, सब मजहब बराबर थे, तो उन्होंने मैदान मार दिया, एक के साथ चल गए, बाकी को छोड़ दिया। इस वक्त बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम है, डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो कोई तरक्की नजर नहीं आती, ग्राउंड पे कोई तरक्की नहीं है। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जो हज़ारों करोड़ के हैं, कहीं पावर हाउस बन रहा होगा, कहीं ये होगा, ग्राउंड पे वो तरक्की नहीं है जो हमें नज़र आती थी। कल MHA की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि 2018 में 417 मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन 2021 में सिर्फ 229। अरे भाई, मैं मिलिटेंसी को हाल ही नहीं समझता। मैं तो मिलिटेंसी को समझता हूं कि ये मासूम बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं। आप समझे ना? अगर मिलिटेंसी कम हुई, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये कहते हैं कि कम हुए, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हिंदुस्तान की 7 लोग फौज जो है उसके साथ नहीं लड़ सकते आप। ये तो खुदकशी वाली बात है। अरे भाई, हमें अपने आईनी हुकूक दो, जो हमारे आईनी हुकूक थे, बहुत। अगर ताज साहब से पूछा जाएगा कि यहाँ के नौजवान जो बंदूक उठाते हैं, पढ़े लिखे नौजवान मिलिटेंसी रैंक्स को ज्वाइन करते हैं, तो इनके लिए आपका रोड मैप क्या है? देखिए, मैं उनको कहता हूँ कि बेटा छोड़ दो, तुम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते, तुम मुल्क से नहीं लड़ सकते, अपनी जान मत दो। मगर आप एक आशिक को क्या कहोगे? एक आशिक जो है कश्मीर का, उसको क्या कहोगे? आशिक तो जान देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर मैं एज फादरली फिगर कहता हूं मत करो। और एक और चीज कि किसी हालत में इस इलेक्शन में बाइकआउट नहीं करना। बीजेपी आपके बाइकआउट का इंतजार कर रही है। वो 8 वोट वालों को भी मिनिस्टर बना देगी, MLA बना देगी, वो आपका इंतजार कर रही है। उसकी जैली पार्टियां जो हैं, जो यहाँ मदद कर रही हैं उनकी, वो चाहते हैं कि बाइकआउट हो। मगर कश्मीर में बाइकआउट करना हमको अपनी खुदकशी करनी है। ताज साहब, आप क्या समझते हैं बाहियत एक सीनियर सियासतदान की, क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ ये जो डेवलपमेंट एक इशू है, या ये एक पॉलिटिकल इशू मानते हैं आप? 2 मुल्कों के दरमियान ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है। देखिए, मैं नहीं कहता। हमारा मुल्क सिक्योरिटी काउंसिल में गया, उसका रेजोल्यूशन है, तो कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वही हो। मगर पर्सनली मेरा अपना राय है, ज़ाती राय मेरी ये है कि बहुत पानी झेलम में बह चुका है। 70 साल पानी बहता रहा है। अब जो जिसके पास है वही रहे, मगर हम इज्जत का मुकाम चाहते हैं। अगर जो इस वक्त गवर्नमेंट नॉर्मलसी की क्लेम कर रही है, मानते हैं आप कि वाकई इस वक्त नॉर्मलसी है यहाँ पर? क्या आप समझते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको नॉर्मलसी नजर आती है? मैं ताज साहब को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाहर निकली है तो कितने गज पे आपको
पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आएंगी। चंदगढ़ के फैसले पे बिल्कुल। कहीं पे भी चले जाइए। कल कुछ दिन पहले हमारे मुल्क के बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो लगाए हुए थे, वो कह लगे ये जो है ये नॉर्मल सी है, जगह जगह बंकर, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस, जगह जगह नाके, क्या ये हुआ है? बड़े लीडर हैं, छोटे नहीं, नाम नहीं लूंगा, कह ले कि इसको नॉर्मल सी समझते हो आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है 1.5 करोड़ टूरिस्ट्स ने विजिट किया इस साल के पहले 6 महीनों में। गप भी माननी हो तो सोच के माननी चाहिए। 1.5 करोड़ टूरिस्ट अगर 6 महीने में आया तो आपकी अवेलेबल रूम्स कितने हैं? आपके अवेलेबल रूम्स जो हैं, अगर मैं सारे इसको मिला लूं, छोटे बड़े गेस्ट हाउस, दूसरे तीसरे सब मिला के पूरे कश्मीर वैली के 50,000 रूम्स अवेलेबल। 50,000 रूम में अगर 3 दिन के लिए ठहरेंगे तो 1.5 लाख हुए, तो 6 महीने में कितने हुए आप खुद पर? पॉसिबल नहीं है। गप वो माननी चाहिए जो स्टैटिस्टिक्स साथ हो। मतलब आपका कहना है ये फॉल्स क्लेम है? अरे भाई, मैक्सिमम जब हमारे सारे होटल बुक होते थे, सब होते थे, तो 12 लाख टूरिस्ट आते थे साल के, वो ऑक्यूपेंसी फुल होती थी, तो सिर्फ 12 लाख मैक्सिमम आए। अब आप कह रहे हो 1.5 करोड़ आएंगे, कहाँ से आएंगे? कहाँ रहेंगे भाई? रूम कहाँ है? ये कोई सिंगापुर नहीं है, ये कोई वो एरिया नहीं है जहाँ ये हो। आप क्लेम करते हो इतने लोग आए, मान लेता हूँ, मैं आपका क्लेम मान लेता हूँ, रहे कहाँ, ठहरे कहाँ, होटल्स कहाँ हैं आपके पास? आधे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लेके रखे हैं, वो बैठे हुए हैं उनमें। आधे होटल्स अवेलेबल हैं, आधे आपके जो सेक्रेटरी के लोग हैं उनके लिए लिए हुए हैं। कहाँ है आपके पास? श्रीनगर में कितने अवेलेबल हैं आपके पास कमरे? रहे कहाँ वो? टेंटों में रहे, सड़क पे कहीं टेंट देखा लगा हुआ? अरे गप मारनी है तो उसके साथ वो भी बोलो। टूरिज्म डिपार्टमेंट मुझे बोले कि उनके पास कितने अवेलेबल है। हम यहाँ के रहने वाले, मैंने 10 लाख टूरिस्ट जब यहाँ आए तो कोई जगह श्रीनगर की नहीं होती थी जिसमें टूरिस्ट ही चलता नजर आ रहा था। आपको कितना टूरिस्ट नजर आता है? ये डल गेट का छोड़िए, डल लेक में थोड़े से टूरिस्ट आपको नजर आ गए। क्या आपको राजबाग में टूरिस्ट नजर आते हैं? क्या आपको बाकी जगहों पे जहाँ होटल नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल फॉल्स क्लेम। भाई साहब, जब यहाँ अवामी हुकूमतें थी तो एक ज़माने में स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी और वो भी ज़ोर थी, लेकिन 370 के खात्मे के बाद गवर्नमेंट का कहना है कि स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल कम ही नहीं बल्कि ख़त्म ही हो गई। हाँ, ये तो सही है, मैं मानता हूँ कि नहीं हो रही। मैंने तो नहीं सुना कहीं स्टोन पेल्टिंग हुई। इसका जिम्मेदार वो आपको मानते हैं यहाँ के जो साबिका? देखिए, हमको नहीं मानते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, इसको मैं मानता हूँ ओवर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स। जब बच्चे ही आपने उठा लिए तो पत्थर कौन मारेंगे? अच्छा काम किया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना गलत है, पत्थर मारना गलत है। कांग्रेस पार्टी तो अहिंसा की पुजारी है। हम तो कहते हैं कि अहिंसा हो, पत्थर मारने का रिवाज अगर खत्म हुआ अच्छा हुआ, मगर सब टेम्परेरी दिखता है। टेम्परेरी? सब टेम्परेरी दिखता है।
हम कश्मीर में रह रहे हैं। हमने बख्शी गुलाम मोहम्मद के वक्त में पत्थरबाजी देखी। हम स्कूल जाते थे, उन दिनों सीआरपी नहीं होती थी, पंजाब पुलिस होती थी डंडा लेके। हर जगह डंडे वाली पुलिस होती थी, बंदूक वाली पुलिस नहीं होती थी। पंजाब पुलिस डंडा लेके होती थी, डंडू से मारते थे, उन पर भी पत्थर पड़ते थे, तब भी पत्थर होती है। मैं 50s की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सीआरपी वगैरह आनी शुरू हो गई। तो मुख्तलिफ दौर में ये चलता रहा, ये नाराजगी रहती रही। हम तो चाहते हैं इमरजेंस हो विद रिस्पेक्ट, डोंट डेमोनाइज अस। ये गंदी फिल्में दिखा के हमें डेमोनाइज मत करो। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम कोई चोर उचक्के और टेररिस्ट नहीं हैं। मगर जिस तरह हमको पोर्ट्रे किया, ये जो फिल्म थी इसकी कश्मीर फाइल्स, जितनी नफरत थी ना उसमें अनुपम खेर में, उसके दिल में छुपी हुई, वो उससे उस पर डाली। क्या वो फैक्चुअल? हम तो यही थे, हमारे पंडित दोस्त भी थे। नो, डोंट डेमोनाइज अस। हमको बस चुड़ैल बना के पेश करो कि कश्मीरी जो है ये जी कोई अज़ा है, खा जाएगा। अच्छा ताज साहब, क्या समझते हैं आपके 370 के खात्मे के बाद अब जो इलेक्शंस होंगे, अब जो असेंबली होगी, अब जो नए सियासी लीडरान बनेंगे, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे, जो भी अब सियासी दौर चलेगा, आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकल स्कोप बराबर रहेगा यहाँ की पॉलिटिक्स में? जो देखिए, अगर मेरी बात सुनिए, 370 तो एक नारा था, वो सब जानते हैं। 370 तो 70 सालों में खोखला हो चुका, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। हाँ, खोखला हो चुका। मगर स्टेट अगर देंगे तो वी विल एंजॉय द सेम थिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन के लॉ तो हम बना सकते हैं ना, दैट इज स्टेट सब्जेक्ट। 800 से ज़ायद कवानीन जो है, लॉज जो है सेंट्रल के, वो अप्लाई किए गए हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। क्या ये पावर या अथॉरिटी रहती है? वो पहले से लगे थे। कौन सा कानून ऐसा होता था? सिर्फ हमारे दिल बहलाने की एक चीज़ थी। जब पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती थी, उसके नीचे लिखती थी, इट विल नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। हम उसको 24 घंटे में अप्लाई कर देते थे यहाँ बैठ के। तो कौन सी थी हमें? कौन से लॉ ऐसे रह गए थे जो इन्होंने अप्लाई किए? मुझे बोलिए। ये तो 1956 में जब एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल लॉज हुआ तो लगे, मैक्सिमम लॉज तो लगे हुए थे। अब हमारे दिल के लिए था कि वो ये रणबीर पेनल कोड, आरपीसी था। आरपीसी क्या था? वो आईपीसी था। तो आईपीसी था ना, उसकी कोई दफा ऐसी नहीं थी जो आईपीसी से कंट्राडिक्ट करती है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी उरी से चुनाव लड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम। कौन कहते हैं बहुत बड़े आदमी है। अरे साहब, एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है। मैं 12 साल मिनिस्टर रहा, ये 2-2.5 साल मिनिस्टर रहे, ठीक। मुझको सिर्फ एक चीज समझा दीजिए, इनको ये Z+ सिक्योरिटी, बंकर इनके घरों के बाहर, गवर्नमेंट के दफ्तर, गवर्नमेंट का मकान दफ्तर के लिए, इसमें कोई खुसूसियत होगी ना अपनी पार्टी में? कोई खास खुसूसियत है कि इसके सदर को एक चीफ मिनिस्टर से जो है उससे ज्यादा का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसको सरकारी मकान में दफ्तर दिया जाता है? आखिर कुछ होगा। बीजेपी में तो था ही, चलिए वो तो सेंटर में है। मगर मुझे बोलिए,
इसको किस खुशी में? कुछ सियासी तजिया निगारों का कहना है कि ताज साहब के लिए बड़ा चैलेंज होगा उड़िया, क्योंकि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है सियासत का जम्मू कश्मीर में। बड़ा नाम कैसे बनता है? काम से। अभी कोई काम दिखाया? अभी एमएलए चुराने के बगैर कोई काम दिखाया? अभी कोई इलेक्शन लड़के बने कुछ? अभी इन्होंने सिर्फ एमएलए चुराए। बड़ी बनाई खीर जो थी, एक पार्टी को एक एमएलए बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। इन्होंने वो एमएलए चुरा लिए, हमारे भी चुराए, बाकी पार्टियों के भी चुराए। अब चुराए हुए माल से तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अल्ताफ बुखारी इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए मांग करते हैं, लेकिन जब माशाल्लाह वो भी मांगे। ताज साहब से पूछा जाता है तो हिचकिचाहट महसूस करते, कहते कि ताज साहब को हजम नहीं होती है बात। क्या बात? मुझे देखिए, मुझे सब हजम होता है। आजकल का ज़माना ऐसा है, इसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसमें सब कुछ हो सकता है। आजकल के ज़माने में, आजकल के ज़माने में पार्टियां जो एमएलए चुराती हैं दूसरी पार्टियों से, जिनको साला साल लगे हैं वो एमएलए बनाने के लिए, ये बनी बनाई खीर दो ही पार्टियां खाती हैं। एक खाती है बीजेपी, वो भी बने बनाए एमएलए को चुराती है, जिस तरह शिवसेना के सारे उठा के ले गए, इसी तरह इन्होंने भी शुरू किया। इन्होंने ये जो डीडीसी मेंबर्स भी चुराए, इन्होंने बने बनाए वो सरपंच भी चुराए। लीडर्स को चुराया जाता है या एतमाद की कमी होती है, ट्रस्ट डिफिसिट होता है? मैं कहता हूँ चुराया जाता है। मैं तो लफ्ज़ बड़ा क्रूड इस्तेमाल करूँगा, मैं कोई सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं कहूँगा जो पार्टी एमएलए चुराती है, क्या कश्मीर को चुरा नहीं सकती? नहीं चुरा सकती। अरे लक्षण देखिए, सामने नजर आ रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी है। क्यों भाई? इसका मतलब है ताज साहब लोगों को होशियार करना चाहते हैं, इनसे खबरदार रहिए, कश्मीर मैं कहता हूँ, चुराएंगे। मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर को चुरा के ले जाएंगे। अभी सिर्फ एमएलए चुराए हैं। अच्छा, इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए क्या आप? मुझे नहीं पता, आई कांट कमेंट। हाँ, अल्ताफ साहब से पूछिए, उन्होंने कुछ ऐलान किया है कि वो आ रहे, उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता, या होम मिनिस्टर को पता होगा। या समझते आपके रिहा करना चाहिए उन्हें? मैं जाती अरे भाई, मैं जानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। हमने तो एक सुना था होम मिनिस्टर का कमेंट। आपके साथ तो असेंबली में रह चुके हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं तो कहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब हमारे कह चुके हैं कि ये जी हवाला केस में फंसे हुए हैं, उनका निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम तो होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं, उनसे उनका माना वो सुनेंगे। रुबिया सईद केस में महबूबा मुफ्ती कहती है कि उनकी जो बहन है रुबिया, उन्होंने फ़र्ज़ निभाया यासिन मलिक को आइडेंटिफाई करके 30 साल के बाद। नो कमेंट्स, आई कांट कमेंट। यही इसी कश्मीर का एक हिस्सा है। मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पर्सनल मामला है। मुफ्ती साहब मेरे गुरु रह चुके हैं, फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर रह चुके हैं। मैं उनकी बेटी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। ताज साहब क्या समझते हैं जो इस वक्त की पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर के हवाले से, नए नए कवानीन बनाना या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना, कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखिए, हम तो हमेशा समझते रहे कि जम्मू कश्मीर हमारा सारे मुल्क का जो है एक हिस्सा है। हम इनसे ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं।
मगर कुछ आजकल सुपर नेशनलिस्ट बन गए। वो समझते हैं जो हम कहेंगे वो ही नेशनलिज्म है। कई चीजें हो रही हैं, लोगों के दिल दुखाए जा रहे हैं, खामखा, इज नो यूज फॉर इट। रियासत की पॉलिसी ये नहीं होती। सिट पार्टीज हैव डिफरेंट व्यूज, बट स्टेट हैज इट्स ओन लॉज। स्टेट तो एक कानून के और इससे चलती है और इक्वलिटी है। आप एक कौम को नहीं छोड़ सकते, दूसरी कौम के साथ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को समझिए। अगर मैं ताहिर साहब से कहूँ आसान अल्फाज में कि ताहिर साहब क्या वो मज़ा यहाँ की सियासत में है अब भी, या होगा इलेक्शन जब भी होंगे, जो था इससे पहले 5 अगस्त से पहले? मैं तो समझता हूँ साहब, हमारी जिस दिन इज्जत वापस आ जाएगी उस दिन मैं समझूंगा, ये नहीं कि दफा 370 वापस, स्टेटहुड, जब हमें स्टेटहुड मिलेगी और जो हमें डेमोनाइज किया है सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में, कश्मीरी कौम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोनाइज किया। आप कभी दिल्ली जाके देखिए, आप, मैं तो खैर जब जाऊंगा तो किसी गेस्ट हाउस में रहूँगा, आप जाइए, जब आधार कार्ड आप होटल में लेंगे वो आपको कमरा नहीं देंगे। आपसे 100 सवाल पूछेंगे, क्या आपको उसका दुख नहीं होगा? मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ने जाता है, उसे हर स्टेशन पे रोका जाता है, हर स्टेशन पे उससे पूछा जाता है, वो कितनी बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा? तो इसके लिए रोड मैप क्या है? अगर वाकई हम हिंदुस्तानी है, अगर वाकई कश्मीर, जम्मू कश्मीर इंडिया का, भारत का अटूट हिस्सा है, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत है? ये तो मुल्क के जो दानिश्वर हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्या वो कश्मीरियों को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, 1.5 करोड़ टूरिस्ट बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटी कितनी है, कमरे अवेलेबल कितने हैं। हाँ रहेंगे, टेंटों में रहेंगे, फुटपाथों पे सोते देखा किसी को? जब ये 1.5 करोड़ कह रहे हैं, इसका मतलब है कि पर मंथ टूरिस्ट आया कोई 25 लाख के करीब। क्या आपके पास 25 लाख कमरे हैं? चलिए 2-2 करके आइए एक कमरे में। क्या आपके पास 12 लाख कमरे हैं? अरे झूठ बोलो भाई, ऐसा बोलो जो चले। क्या आपके पास 2 लाख कमरे हैं? जाइएगा टूरिज्म से पूछेगा कि सारे कश्मीर में 2 लाख कमरे हैं? फिर आपका हिसाब बराबर आ जाएगा। वो टूरिस्ट कहाँ सोए? सड़कों पर तो मैंने किसी को सोते नहीं देखा, तो कहां से आए भाई? झूठ मत बोलो, उतना ही बोलो जितना हजम हो जाए। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। मैंने हिंदुस्तान के आइन की कसम खाई है, हिंदुस्तान की बालादस्ती को तस्लीम किया है, हिंदुस्तान की सालमियत को तस्लीम किया है, कसम खा के किया है, और मैं उस कसम के कायम। 13 अगस्त और से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराना होगा। ताज साहब ने तिरंगा तैयार रखा है लहराने के लिए? क्यों नहीं, मैं लहरा रहा हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। तिरंगा क्यों नहीं है? मुल्क का झंडा लहराएंगे, हमें क्या? ऐसा इनिशिएटिव पहली बार शायद या अरे भाई वो लगाते रहे, मैं तो
अपने, मैं उड़ी के घर में बाहर लगा हुआ मेरा तिरंगा। फिर कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करें, मैं तनकीद नहीं करता हूँ। अपने दिल की आवाज़ है, कौन तिरंगा चलाएगा कौन तिरंगा नहीं चलाएगा। मेरी आवाज़ कहती है मैं चढ़ाऊँगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस, NIA, SI या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां या एस्टैब्लिशमेंट है, उनका रोल 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सारा मुल्क जानता है, मुझसे ही सारा क्यों बुलवाना चाहते हैं आप? क्या आजकल डिजिटल मीडिया आप नहीं देखते? वो दिन रात क्या बोलते रहते हैं। टॉपिक क्या होता है? NIA टॉपिक होता है, CBI, ED, यही होता है ना। तो मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? सबको पता है। आवाम सुनना चाहती है कि आवाम ताज साहब से क्यों सुनना चाहती है? वो टीवी पे रोज देखती है। आज वो जमाना नहीं है कि कोई चीज छुप जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सब नजर आ जाता है। शाम को अभी बात हुई नहीं होती तो आपके फोन पे आ जाती है, शाम पे वो डिजिटल मीडिया में आती है, फिर कई बार नेशनल मीडिया पे आ जाती है। नहीं तो चलता रहता है। भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आ गया। जब भी यहाँ इलेक्शन हुआ करते थे, चाहे असेंबली के चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ करते थे, पाकिस्तान का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। इलेक्शन अवामी रैलियों में जो लीडरान थे, वो मैनिफेस्टो था उनका कि पाकिस्तान से बातचीत होगी, कश्मीर मसले पर बातचीत होगी। क्या आप समझते हैं कि वो फैक्टर जो है अब वो क्लोज हुआ है, वो चैप्टर खत्म हो गया? देखिए, मैं किसी हालत में भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम कश्मीरी कभी पाकिस्तान के साथ रह नहीं सकते थे। जो बात शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1947 में सीज फायर करके की, वो मेजर जनरल अकबर खान कहता है हम वो एरिया उस वक्त ले सकते थे। जो रेडर्स इन कश्मीर, उसकी किताब है मेजर जनरल अकबर खान की, वो लिखता है कि मैं सामान बांध रहा था मुजफ्फराबाद छोड़ने के लिए और मैंने BBC से खबर सुनी कि सीज फायर हो गया। मैंने फिर सामान खोल दिया। ये किस्सा उसी वक्त खत्म हो जाता, ये दो हिस्से होते ही ना। आखिर पर आप भाई साहब 370 35 से स्टेटहुड या इलेक्शन चाहते हैं? स्टेटहुड और इलेक्शन चाहता हूँ। 35 से रीजनल पावर्स ऑफ द स्टेट है। लैंड लॉज, सुनिए, लैंड लॉज आर स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट। लैंड लॉज, डोमिसाइल, ये हमारे सब्जेक्ट है। नौकरियां हमारे सब्जेक्ट है। तो ये स्टेट्स खुद फैसला करती हैं इस कदर देंगे, ये तो हम खुद कर सकते हैं। यानी जो हुकूमत यहाँ बनेगी उसको ये इख्तियार रहता है कि वो वापस इसे रोल बैक करें? रोल बैक क्या करना है? हमने किस चीज़ को रोल बैक करना? डोमिसाइल हमें कौन रह सकता है? लैंड लॉज जो हमारे चल रहे हैं वो तो रहेंगे। एग्जीक्यूटिव यूनिफॉर्म एक्ट तो खत्म नहीं हुआ। बिग लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एबॉलिशन एक्ट के कुछ क्लॉजेज इन्होंने रिपील किए, बाकी वही है। लैंड रेवेन्यू एक्ट हमारा वही है। यानी कि इस यहाँ की असेंबली को इख्तियार रहता है? इख्तियार हमेशा रहता है। ये हर असेंबली को रहता है, हिंदुस्तान की हर रियासत को ये इख्तियार है। जी, चलिए ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ताज मोहिद्दीन साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में। इनसे आज हमने तवील गुफ्तगू की जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। प्रोग्राम ओपन टॉक में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।